ठीक है। तो हमने कहा कि आमिर साहब आप ये बताएं 4+1 कितने होते हैं। इसने फौरन कहा 5, लेकिन ये 4+1 कैसे 5 बने। मैंने कहा, मैंने जैसी प्रॉब्लम दी ना, इसने सबसे पहले इसके जहन में सबसे पहले हुआ क्या, वो प्रॉब्लम इसने सुनी, वो प्रॉब्लम इसने यूजर इनपुट के थ्रू मुझसे ली। ठीक है, यूजर इनपुट के थ्रू कैसे ये ले सकता था, इसने कानों से सुनी। ठीक है, और इसने मुझे हेयर किया और इसने मुझे कहा कि मैं आपको रिजल्ट देता हूँ 1 मिनट। अब ये प्रोसेसिंग चल रही है, हालांकि मैं सोचे से उठा के पूछूंगा ना आमिर को कि आमिर 4+1 क्या होता है, आमिर एकदम से मुझे जवाब देगा 5। बट मैं इसको एक पूरे प्रोसेस के अंदर तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। लेट मी हैव, मैं इसे ब्रेक करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो लेट से हुआ क्या कि मैंने आमिर को कहा 4+1 क्या होता है। आमिर ने इनपुट लिया यूजर से, कैसे, अपने कानों के थ्रू हेयर करके। अब आमिर ने इनपुट ले लिया, उसके बाद क्या हुआ, ये जो वैल्यू है ये कहीं ना कहीं जाके स्टोर हो गई। वो कहाँ जाके स्टोर हुई, वो था आमिर का ब्रेन। तो वेरिएबल बन गया आमिर का ब्रेन। वेरिएबल का नाम इसका क्या हो गया, देखते हैं, आमिर का ब्रेन हो गया। नंबर उसके अंदर जाके, आमिर का ब्रेन एक ऐसा मेमोरी है, एक ऐसी मेमोरी है जो हमारे कंप्यूटर की क्या है, रैम है, जहाँ पे वेरिएबल सेव होते हैं। तो आमिर का जो जो भी आमिर का ब्रेन था वो हमारी रैम है। उसके कंपार्टमेंट में एक 2 नंबर्स के नाम से, यानी नंबर 1 नंबर 2 के नाम से एक वेरिएबल बन गया। ठीक है, और उस वेरिएबल के अंदर 2 वैल्यूज क्या हुई, ऐड हो गई। जैसे ही मैंने बोला 4+1, इसने एकदम से जवाब दिया 5। वो जो रिजल्ट था जहन में बना, कैलकुलेशन चली वहीं पे। ठीक है, एनालिसिस हुआ पहले तो कि 4+1 होता क्या है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कितनी चीजें होनी चाहिए, 2 वेरिएबल होने चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, किस तरह से इनपुट होगा। ठीक है, ये सब इसने सोच लिया और फिर क्या हुआ, कैलकुलेशन हुई। कैलकुलेशन होने के बाद क्या हुआ, आउटपुट जनरेट किया। आउटपुट जनरेट करने के बाद क्या किया, इसने अपनी बात को खत्म किया। इसने कहा 4+1 5 होते हैं, बस ये चुप हो गया। इसका मतलब टर्मिनेट हो गया और ये प्रोग्राम जो है एंड हो गया यहीं तक। अब नेक्स्ट पे बात करूंगा तो आगे चलेगा। अगर यहाँ पढ़े तो एल्गोरिथम्स की बात कर रहे हैं, एल्गोरिथम्स के वगैरह से समझा रहे हैं। तो एल्गोरिथम्स इज सेट ऑफ स्टेप्स दैट आर परफॉर्म्ड। यही सारे स्टेप्स अगर मैं अलग अलग कर लूँ ना, कि स्टेप 1 स्टार्ट, स्टेप 2 इनपुट, स्टेप 3 लेट्स से स्टार्ट, स्टेप 2 के अंदर क्या करूंगा, इनपुट लूंगा 2 वेरिएबल्स का। स्टेप 3 क्या करूंगा, स्टेप 3 में करूंगा मैं ये पहले 2 वैल्यूज को ऐड करूंगा। स्टेप 4 में क्या करूंगा, उनका रिजल्ट ये निकल के आएगा, इस वेरिएबल में रखूंगा। स्टेप 5 में क्या करूंगा, प्रिंट कर दूंगा। स्टेप 6 में प्रोग्राम एंड। तो ये स्टेप्स में अपने कोड को नॉर्मली ब्रेक करना, अपने जो कितना अपने स्टेप्स को ब्रेक करना। ठीक है, इसे एल्गोरिथम भी कहते हैं। जो प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको स्टेप्स आते हैं, जो स्टेप्स आप बनाते हो, इस सब को एक जगह करने में आपको, यानी जो जितने भी स्टेप्स लगते हैं ना पूरी प्रॉब्लम के सॉल्व करने के अंदर जो परफॉर्म किए जाते हैं, उनको आप स्टेप बाय स्टेप लिख दो तो क्या होता है, वो एल्गोरिथम बन जाते हैं। देखो, लीविंग द क्लासरूम, ठीक है, हेड टूवर्ड्स द स्टेयरकेस, गो टू दी बेस। अब देखो ये भी कुछ इस तरह से कर रहे हैं कि जी अगर आपको टीचर ने लेट से कहा है कि भैया आपने यहाँ जाना है, ठीक है, मिसाल है, आपको यहाँ जाना है, आपको कहीं बाहर जाना है, तो आप ये सारी चीज़ें स्टेप से जाओगे। लेट से टीचर ने कहा कि बाहर जाओ, लंच ब्रेक हो गया है, कोई भी बात है, अब बाहर चले जाओ, जा सकते हो। अब ये लिविंग दिस क्लासरूम, ये एक स्टेप है, ये क्लासरूम छोड़ना पड़ेगा, स्टेयर्स की तरफ जाना पड़ेगा सेकंड, फिर उसके बाद कैफेटेरिया जाना पड़ेगा। ये कौन सा स्टेप हो गया, ये 1 2 3 और देन ये फोर्थ स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप के बाद क्या हुआ, आपने एंड कर लिया। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि वही कुछ स्टेप्स हैं जो कि आपने बाहर क्लासरूम से बाहर आने के लिए यूज करने होते हैं। अच्छा, सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम एनालिसिस या अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रॉब्लम के बारे में, प्रोसेस द इन्फॉर्मेशन, इसी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना, और फिर क्या करोगे, अराइव द सॉल्यूशन। इन सारे स्टेप्स से, यानी फर्स्ट करो, पहले क्या होगा, पहले मैंने दी एग्जांपल 4+1 5 की, तो अभी प्रॉब्लम समझिए आमिर ने कि प्रॉब्लम क्या दी गई है। ठीक है, प्रॉब्लम की 2 नंबर्स को ऐड करना, इंफॉर्मेशन क्या होगी, इंफॉर्मेशन ये होगी कि ये 2 नंबर्स क्या है, जितनी रिक्वायर्ड, जितनी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है ना आमिर, वो कलेक्ट करेगा। मैंने कहा आमिर 2 नंबर्स को ऐड करना है, आमिर कहेगा कौन से नंबर, ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। मैंने कहा 4+1। अब इसने प्रोसेस का इन्फॉर्मेशन को क्या किया, प्रोसेस किया कि 4+1 होते क्या है। ठीक है, इसने कैलकुलेट किया और फिर उसके बाद क्या हुआ, सोल्यूशन को अराइव कर गए, हम सोल्यूशन के लिए पहुंच गए और हमें सोल्यूशन मिल गया। ठीक है, अब सूडो कोड क्या होता है, सूडो कोड एक सिंप्लीफिकेशन यानी सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ कोड होता है। लेट्स से आप इस तरह से बात कर सकते हो, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज नॉट द एक्चुअल कोड। ठीक है, अब मेथड ऑफ एल्गोरिथम,
writing which uses a standard set of words which makes it resemble code। यानी होता क्या है कि ये कोड की तरह होता है, कोड नहीं होता, सिंप्लीफाइड फॉर्म होती है। ठीक है, एक एल्गोरिथम का एक टाइप का मेथड है, समझ लो। ठीक है, एक मेथड एल्गोरिथम, एक एल्गोरिथम का मेथड है। इसके अंदर क्या होता है, आप वो सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर अपना काम लिख रहे होते हो, बट ये थोड़ा सा कोड जैसा लगता है। ठीक है, जैसे आपने स्टार्ट किया बिगिन डिस्प्ले हेलो वर्ल्ड, तो ये लगता है जैसे कोड है, बाकी मुश्किल कुछ नहीं होता। ठीक है, each pseudocode starts with a begin to show some values। ठीक है, the word display is used, डिस्प्ले के वर्ड यूज करते हैं ताकि आप प्रिंट का जो काम है ना वो कर सको। डॉक्यूमेंट डॉट राइट जब तक हम करते हैं, ये सारे काम जो प्रिंट के होते हैं वो आप डिस्प्ले से कर सकते हो। जब प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो प्रिंट से करोगे, जब आप उसे एंड कर दोगे तो क्या होगा, एंड का जो वर्ड है उससे यूज करोगे। अब फ्लो चार्ट क्या होता है, अगर आपने किसी ने एंटर की पढ़ा हो ना कंप्यूटर साइंस, तो उसने फ्लो चार्ट पढ़े होंगे। फ्लो चार्ट्स में क्या होता है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है एल्गोरिथम की, जिसके अंदर वो स्टार्ट एंड वगैरह कर रहे थे ना, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है किसकी, उन एल्गोरिथम्स की। इसकी कुछ रूल्स होते हैं, वो यहाँ पे गिवन है, बस इनको याद रखो। और बस एल्गोरिथम्स के ऊपर ना तुम्हें पिक्चर डायग्राम्स बनाते रहनी है और तुम्हारा प्रोग्राम जो है वो रेडी हो जाएगा। अब प्रोग्राम हम तो अभी कोड करेंगे, ये वो लोग करते हैं जो कि लॉजिक्स बना बना के आप लोगों को, लेट्स से डेवलपर्स को दे रहे होते हैं। आप इस तरह भी कर सकते हो और आप नॉर्मली भी अपने हिसाब से देख सकते हो। सही है, यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो एल्गोरिथम, ये जो फ्लो चार्ट होते हैं, ये आपको हेल्प करते हैं कि आप किसी भी प्रोग्राम में जो सोल्यूशन है ना उसको समझ सको। आप समझने में ज़्यादा थोड़ा सा आसानी आपको हो जाती है कि आप समझ सको। सबसे पहले सिंपल्स भी इन्होंने दिया है और फिर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। सिंपल वन जो है वो क्या कर रहा होता है, स्टार्ट और एंड ऑफ द प्रोग्राम। जब भी स्टार्ट हो रहा होगा एल्गोरिथम में, जहाँ स्टार्ट देखोगे उसकी जगह ये लगा दो, तो स्टार्ट होते हुए डायग्राम स्टार्ट हो रही है, यानी प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, ये सिंपल आ गया। देन एक एरो आएगा, एरो हेड। प्रोग्राम जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, एक ये एरो हेड जो है ना आपने यूज करता रहना है। बस अपने एक चीज को, इस एक शेप को इस दूसरे शेप से कनेक्ट करने के लिए आपने ये वाला जो एरो है ये आपने यूज करना है। ठीक है, इसके बाद क्या करोगे, लेट से आपने यूज करना है कंप्यूटेशनल स्टेप्स। कंप्यूटेशनल स्टेप्स वो होता है जिसके अंदर आप कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहे हो, लेट से प्लस माइनस हो गया, कहीं आपने इनपुट लिया है उसके थ्रू आप कुछ फंक्शन कर रहे हो। ठीक है, कोई कैलकुलेशन कर रहे हो, उसके अंदर आप क्या करोगे, ये सब लिखोगे। इनपुट और आउटपुट, जहाँ पे अपने यूजर से इनपुट लेना है वहाँ पे कोड की जगह अगर आप रजिस्टर डायग्राम बनाने बैठे हो तो आप क्या करोगे, आप ये वाला शेप यूज करोगे, इसके अंदर लिखोगे जिस भी चीज़ का आपको इनपुट लेना है। फिर उसके बाद क्या करोगे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब डिसीजन मेकिंग, जहाँ पे आप डिसीजन मेकिंग करोगे ना, लेट से आपने इफ एल्स यूज करना है कहीं, तो आप क्या करोगे, ये शेप यूज करोगे। और इसके अलावा जो कनेक्टर्स होते हैं, जो कि एक शेप को दूसरे शेप से या कोई और कनेक्शन जो होता है ना वो बनाने के लिए हमें ये सर्कुलर और साथ में एरो हेड्स जो है वो यूज करने होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इत्तेफाक से फॉर एग्जाम्पल दो नंबर्स को ऐड करने के लिए एक छोटा सा फ्लो चार्ट भी बना हुआ है, जिसके अंदर क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है एक शेप के साथ। ठीक है, देन आगे बढ़ा, आगे हमने क्या किया, आगे ये प्रोग्राम जब आगे प्रोसीड हुआ तो उसके बाद हमने क्या किया, दो नंबर्स का, ये तीन नंबर बेसिकली दो नंबर्स का इनपुट लिया। ठीक है, और फिर क्या किया, थर्ड में हमने कैलकुलेशन जो की, दो नंबर्स को ऐड करके उनका तीसरे वेरिएबल में रिजल्ट शो करा दिया और डिस्प्ले कर दिया तीसरा वेरिएबल और देन एंड कर दिया। ठीक है, इफ एल्स की कंस्ट्रक्ट के साथ भी इन्होंने थोड़ा सा एग्जाम्पल एक बनाई हुई है। इसका इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे, एल्गोरिथम लिखकर, और बेसिकली यहाँ पे इन्होंने इसका सूडो कोड लिखा है और उसके बाद क्या हुआ है, बिगिन इनपुट। ठीक है, नंबर, नंबर अगर क्या होगा, नंबर मॉड 2, यानी नंबर अगर बराबर है जो भी आप यूजर से नंबर ले रहे हो। ठीक है, अगर उसका मॉड्यूलस निकालें 2 से और वो बराबर हो 0 के, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इवन नंबर निकालने का बेसिकली एक ये फ्लो चार्ट बना हुआ है। ठीक है, इफ एल्स कंस्ट्रक्ट, जो अगर आपने लेट से इफ एल्स की कंस्ट्रक्ट बनाने तो उसके लिए एग्जांपल है। मैं ये कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ये जो क्या होता है, ये जो सेशन है, ये जो पीडीएफ है, मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि ये दे दूं, तो आप लोग मजीद एग्जाम्पल्स जो है वो उससे देख सकेंगे। और फिर कोई क्वेश्चन हो, कोई परेशानी हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने एक और सूडो कोड भी लिखा हुआ है, नेस्टेड इफ।
नेस्टेड इफ भी यहाँ पे गिवन है, ठीक है। नेस्टेड इफ का इन्होंने क्या किया हुआ है, एक छोटा सा फ्लो चार्ट भी बना के यहाँ पे गिवन किया हुआ है, सही है। आप क्या कर रहे हो, लेट से देखो कंडीशन चली, स्टार्ट हुई, ठीक है, और इनपुट लिया हमने। इनपुट लेने के बाद हमने ये पहले ये इनपुट लिया था, देन उसके बाद सेकंड इनपुट लिया। अब क्या हो रहा है, कंडीशन डिवाइड ट्राई कर रहा हूँ कि अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये चीज़ आगे चलेगी, अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो यहाँ पे फिर चेक करो कि भाई ये कंडीशन भी ट्रू होती है या नहीं। अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई तो फिर यहाँ, और अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो यहाँ, और फिर देन एट दी एंड सारी लाइंस जो है आपस में ज्वाइन हो जाएंगी और फिर इस तरह से प्रोग्राम का ना एंड हो जाएगा, सही है। इस तरह से ये फ्लो चार्ट है वो, इनकी साइकिल चल रही होती है लूप्स के अंदर। ये फ्लो चार्ट क्या कर रहे होते हैं लूप्स के अंदर बिल्कुल ये इस तरह से चल रहे होते हैं, और ये कनेक्शन जो होता है ना, ये जाता है हमारे प्रिंट के ऊपर, लूप के ऊपर काम चल रहा होता है यहाँ पे, और फिर जाता है कनेक्शन एंड पर, सही है। अच्छा, अब जरा ऐसा करते हैं, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने जो डेव सी प्लस प्लस है वो इंस्टॉल कर लिया होगा। अच्छा, आप लोग अगर यहाँ देखो तो ये जो सेशंस है, यहाँ पे तो ये 12 सेशन है, लेकिन आप लोगों ने बेसिक जो चीज़ें हैं ना, वो बेसिक ऑपरेटर्स वगैरह जो है वो पढ़े हुए हैं। हम कोशिश ये करेंगे कि हम इसमें अपनी थोड़ी सी लॉजिक यूज़ करें, थोड़ी सी लॉजिक को अच्छा करें, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल आज तो मैं सिंटेक्स वगैरह के साथ ही थोड़ा सिंटेक्स को ही डिस्कस करेंगे, लेकिन हम इस लैंग्वेज के अंदर कोशिश ये करेंगे कि आप लोगों की जो लॉजिक है ना वो ज़रा बेहतर हो, ताकि आप लोगों को आगे अपनी लॉजिक्स के हिसाब से ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, सही है। तो अभी आज तो जी, मैंने क्लासरूम पे एक सेटअप अपलोड किया था डेव सी प्लस प्लस का, देखिए उसका लिंक, सॉरी मैंने अपलोड नहीं किया था इस पे, यानी क्लासरूम पे मैंने इसका लिंक शेयर किया था, तो आप लोग इसको ज़रा देखें और इसको इंस्टॉल कर लें अपने पास। बहुत हैवी नहीं है, बहुत छोटा सा है, इसको इंस्टॉल कर लें, और जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे ना वो अब से उस सॉफ्टवेयर पे करेंगे, डेव सी प्लस प्लस पे। मैं भी क्लास में वही यूज़ करूँगा और आप लोग भी वही यूज़ कीजिएगा क्लास में। जी, इंस्टॉलेशन बहुत सिंपल है रीवा, जैसे बेसिक सॉफ्टवेयर नॉर्मल इंस्टॉल होते हैं बिल्कुल उस तरह से इंस्टॉल होता है ये, बहुत मुश्किल नहीं है। जैसे लेट से आपने नोटपैड या कोई भी नोटपैड प्लस प्लस या कोई भी सॉफ्टवेयर दूसरा इंस्टॉल करना है, ये बिल्कुल फ्री है, तो आपको वो ड्रीम वीवर वाली परेशानी भी यहाँ पे नहीं होगी इंशाल्लाह। वो ड्रीम वीवर वाला जो मसला है ना इंशाल्लाह वो भी यहाँ पे नहीं हुआ होगा, तो आप लोगों को उससे भी कोई परवाह वाली बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, सही है। ऐसा करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लास में एक छोटा सा कोड लिखा था, आज हम क्या करते हैं, स्टार्ट लेते हैं और उसको थोड़ा सा फर्दर आगे की डेप्थ में काम करते हैं। मैंने बताया था कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं। किसी भी प्रोग्राम के लिखने के भी कुछ स्टेप्स होते हैं, उनमें सबसे पहला स्टेप जो होता है ना वो हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना होता है। यार ये कहाँ से डाउनलोड होगा, इंटरनेट पे लिखो कि डाउनलोड डेव सी प्लस प्लस, क्लासरूम पे जाओ, लास्ट क्लास में मैंने लिंक शेयर किया था, वो जो लिंक है वो चेक करो, और उस लिंक पे टाइप करो तो डेव सी प्लस प्लस का जो सेटअप है ना उसका पेज खुल जाएगा। बस वहाँ पे डाउनलोड का बटन है ग्रीन कलर का, उसे डाउनलोड कर लो, खत्म हो गया काम, ठीक है। हेडर फाइल्स को जरा इंक्लूड कर लेते हैं, तो लिखे हैं हम यहाँ पे लिखेंगे इंक्लूड, और इन एंगल ब्रैकेट्स के अंदर stdio.h, ठीक है। stdio.h से मुराद है स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट लाइब्रेरी, जो सी लैंग्वेज की है। अब ये लाइब्रेरीज क्या होती हैं, ऐसी फंक्शनैलिटीज इनके अंदर बनी हुई होती हैं, ये जो stdio.h है इसके अंदर पहली से ऐसी फंक्शनैलिटीज बनी हुई होंगी जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, जिसके थ्रू आप अपने पास लेट से इसके अंदर ऐसी फंक्शनैलिटी होंगी कि ना जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, ये जो इनपुट और आउटपुट के काम करते हैं ना, प्रिंट के और यूजर से इनपुट लेना है, ये जो फंक्शनैलिटी है आप यहाँ पे ये यूज कर सकते हो, वरना आप प्रिंट एफ का फंक्शन या कैर एफ का फंक्शन जो है वो यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अब हमने ये सीखा था कि अपने प्रोग्राम को सेव कैसे करना है, तो कंट्रोल प्लस एस प्रेस करेंगे तो क्या होगा, आपका प्रोग्राम सेव हो जाएगा।
अब लास्ट टाइम लेसन 1 कवर किया था, अभी लेसन 2 में आ जाते हैं। Two। और प्रोग्राम 1, प्रोग्राम 1 डॉट सी के नाम से बनाए। अब देखो, अब मैं ना इसको कंपाइल करता हूँ, तो F9 प्रेस करूंगा तो ये कंपाइल होगा। F9 मैंने प्रेस किया, देखो ये नीचे कंपाइल हो गया। और इसको रन करना है, देखो ये कंपाइल लिखा हुआ आ गया। कंपाइल टाइम, इसका मतलब ये कंपाइल हो गया और कोई एरर नहीं है, इसका मतलब ये कंपाइल हो गया। F10 प्रेस करता हूँ तो क्या होगा, ये एग्जीक्यूट हो गया। इससे कोई कंसोल कंसोल स्क्रीन कहेगा, इससे आप लोग CMD मत कहना, ठीक है। CMD ना कहना, अगर मैं कहीं पूछ लूँ कि क्या कौन सी स्क्रीन कहलाती है तो कंसोल स्क्रीन कहेंगे, तब CMD कोई ना कहे। कुछ एथिक्स के खिलाफ होता है प्रोग्रामिंग के, कि आप जो उनकी टर्म्स होती हैं उसके अलावा कुछ और बात करो, ठीक है। अच्छा, मैं बात कर रहा था ये हेडर। जी, मैंने F10 प्रेस करके, F9 से पहले मैंने कंपाइल किया और F10 से क्या किया, एग्जीक्यूट किया। तो एग्जीक्यूट करने के बाद क्या हुआ, जो रिजल्ट था मुझे शो हो गया। अच्छा, अगर आप चाह रहे हो कि कंपाइल और एग्जीक्यूट मैं अलग अलग ना करूं, एक साथ ही हो जाए, तो अब क्या करो, डायरेक्टली F11 प्रेस करो। अब देखना, मैं F11 प्रेस करता हूँ, पहले कंपाइल होगा फिर रन होगा। F11 पहले कंपाइल हुआ, जैसे उसके बाद क्या हुआ, ये मेरा प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट हो गया। अब मैं हेडर फाइल्स की बात कर रहा था, मैं कह रहा था कि अगर ये हेडर फाइल्स यहाँ ना हो तो ये प्रिंट का फंक्शन नहीं चलेगा। मैं इनको हटा देता हूँ, Ctrl+X, F11। तो देखो, मुझे अभी कोई एरर नहीं है यहाँ पर, वही हेलो वर्ल्ड ही लिखा हुआ है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर नीचे आऊँ ना, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इनकम्पैटिबल इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ बिल्ट इन फंक्शन प्रिंटफ। यानी ये कह रहे हैं बिल्ट इन फंक्शन की जो डिक्लेरेशन है ना, वो इनकम्पैटिबल है। तो आप क्या करो कि इनकम्पैटिबिलिटी को जो है ना, वो कंपैटिबिलिटी में बदल दो। अब मैं F11 प्रेस करता हूँ, तो अब विदाउट एनी एरर ये रिजल्ट आ रहा है। पहले क्या हो रहा था, एक छोटी सी एक्सेप्शन नीचे आ रही थी, वार्निंग आ रही थी कि आप क्या कर रहे हो, एक लाइब्रेरी कॉल किए बगैर हम जो ना ये प्रिंट का फंक्शन यूज कर रहे थे, तो वो मुझे प्रोहिबिट कर रहा था, मना कर रहा था। बट अभी क्या हुआ, C लैंग्वेज का जो कंपाइलर है उसने मुझे कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं करी और कहीं पे भी उसने मुझे कोई एरर शो नहीं किया, ठीक है। अच्छा, लेट्स से मैंने भी बताया था कि जितने भी इसके कीवर्ड्स होते हैं वो स्मॉल लोअर केस में होते हैं। लेट्स से मैं P कैपिटल कर देता हूँ, F11 प्रेस करते हैं, तो देखना मुझे एक एरर आया है जो मेरे कोड को एग्जीक्यूट नहीं होने देगा। मैंने F11 प्रेस किया है, जिससे कंपाइल और एग्जीक्यूट दोनों चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो रहा मेरा प्रोग्राम। और नीचे लिखा हुआ है, नीचे देखो लिखा हुआ है अनआइडेंटिफाइड रेफरेंस टू प्रिंट। और नीचे क्या लिखा हुआ है, ID रिटर्न 1 एग्जिट 1 स्टेटस, ठीक है। यानी एग्जिट हो गया प्रोग्राम। अब दोबारा से F11 प्रेस करते हैं, तो देखो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट भी हो गया और कंपाइल तो हो ही गया था उससे पहले, ठीक है। तो कोशिश ये करनी है कि जो इसके कीवर्ड्स हैं वो स्मॉल में आएंगे। कीवर्ड का मतलब जैसे लूप्स हो गए, फॉर लूप्स हो गए, ठीक है, फॉर लूप हो गया, फिर इफ एल्स की कंस्ट्रक्ट हो गए, स्विच केसेस हो गए, ठीक है, फंक्शंस हो गए, ये सारी चीज़ें इनका मुझे बड़ा ख्याल रखना है कि इनके जो कीवर्ड्स हैं या इनकी जो भी इनकी जो कीवर्ड्स हैं वो स्टार्टिंग हो या लिखे जाएं मुकम्मल तौर पे, तो स्मॉल केस के अंदर लिखे जाएं। सी लैंग्वेज एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है, केस सेंसिटिव। यानी यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैं एक वेरिएबल बना दूं जिसका नाम है नेम, और वो स्मॉल में लिखा हुआ है नेम पूरा, और एक वेरिएबल बना दूं जिसका नाम नेम ही है बट एन कैपिटल है 80 वाली, तो क्या होगा, इन दोनों वेरिएबल्स को दो अलग अलग वेरिएबल्स कंसिडर किया जाएगा। इन दोनों नेम्स को, हालांकि नेम ही है, स्पेलिंग वही नेम ही है, मतलब इसका नेम ही होगा, लेकिन क्या होगा, इन दोनों चीज़ों को अलग अलग वेरिएबल्स कंसिडर किया जाएगा। सही, यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम तो डिस्कस करना। जी, प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर लें, फिर मैं एक प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा वेरिएबल समझाने के बाद।
अच्छा जी, हम वापस आ गए। सबसे पहले तो मुझे ज़रा कोई बताए, आप में से कोई मुझे अपनी जो माइक वगैरह अपना वो ऑन करके मुझे बताइए कि वेरिएबल होते क्या हैं, फिर हम आगे वेरिएबल्स को डिस्कस करेंगे, होते क्या हैं, क्यों यूज़ करते हैं, क्या होते हैं, क्या नहीं होते। जी। वेरिएबल्स क्या होते हैं जी? एनीवन? माइक अपने ऑन कर लें, चाहें तो मसले वाली बात कोई बात नहीं है, माइक ऑन कर सकते हैं, बिल्कुल इजाज़त है। और अच्छी बात है अगर आप लोग भी क्लास में पार्टिसिपेट करोगे तो। और चैट बॉक्स में ज़रा लिख के बताएं वेरिएबल्स क्या होते हैं सब लोग। बिल्कुल, स्टोर एंड इन्फॉर्मेशन। और कोई? नेक्स्ट, प्राइवेट में मैसेज करिएगा, सब लोग प्राइवेट मैसेज करें ताकि एक दूसरे की बात कोई कॉपी ना कर सके। हर कोई ये सोचे कि कहीं दूसरा मेरी बात कॉपी ना कर ले। जी, रिप्लाई करें। सब वेरिएबल्स क्या होते हैं? अभी अभी क्लास में बता चुका हूँ मैं। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? कंटेनर्स होते हैं, दे आर लाइक कंटेनर्स, और ये कुछ वैल्यू स्टोर करते हैं। ठीक है। अब हर वेरिएबल की अपनी अलग टाइप होती है। जावास्क्रिप्ट में मैंने आप लोगों से ये बात नहीं डिस्कस की, लेकिन यहाँ पे डिस्कस करूंगा। हर वेरिएबल की अपनी एक अलग टाइप होती है, जिसमें कुछ टाइप्स होती हैं जिसमें आप टेक्स्ट लिख रहे होते हो, कुछ एक टाइप ऐसी होती है जिसमें आप नंबर्स टाइप कर रहे होते हो, एक टाइप ऐसी होती है जिसमें आप फ्लोट्स के साथ खेल रहे होते हो, यानी डेसिमल पॉइंट्स के साथ खेल रहे होते हो। एक टाइप ऐसी होती है जिसके अंदर आप, अब ये कुछ टाइप्स हैं। ठीक है। एक टाइप ऐसी जिसमें आप जैसे टेक्स्ट या नंबर में काम कर रहे हो। ठीक है। ये सारी अलग अलग टाइप्स हैं। जिस टाइप में आप नंबर्स के साथ काम कर रहे हो वो इंटीजर टाइप होती है, नंबर्स जो इंटीजर फॉर्म में होते हैं। जहाँ पे आप वर्ड्स, स्पेलिंग, कैरेक्टर्स में काम कर रहे हो वो स्ट्रिंग टाइप होती है। जहाँ पे आप डेसिमल पॉइंट्स में काम कर रहे हो फ्लोट की टाइप होती है। ठीक है। वो डाटा की टाइप क्या होती है? फ्लोट होती है। मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस के अंदर यही टाइप के नेम दिए, यही जो टाइप को डिफाइन किया गया वो इसी अंदाज से डिफाइन किया गया। सही है। Alphabetical variables are like, मतलब they can be called variables, but they are even not called। हर वेरिएबल या हर अल्फाबेट में क्या आता है? आप ऐसा भी कर सकते हैं कि A 1 2 3 4 5 6 7 8, C 2 4 6 8 9 2 5 ये वेरिएबल का नाम है। ठीक है। तो इसमें एक ही अल्फाबेट है तो जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन अल्फाबेट के अंदर, वेरिएबल्स के अंदर ये शर्त होती है कि वो स्टार्टिंग जो है उसकी क्या हो, वो लेट से अल्फाबेट से हो। बस ये एक शर्त होती है, बाकी और कोई बात नहीं। ठीक है। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ टाइप्स होती हैं। पहले तो एक नया प्रोग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर हमने बेसिक लाइब्रेरी की वो कॉल कर दी। ठीक है। और अब हम क्या करते हैं? लेट से मैं ये कह रहा हूँ, मैं आप लोगों की प्रॉब्लम देता हूँ। मैं कहता हूँ एक नंबर है, दो वेरिएबल हैं, और हम जरा चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे। बल्कि व्हाइट बोर्ड पे नहीं चलते, ऐसा करते हैं हम वर्ड पे चलते हैं। हम इससे पहले ना कोई थोड़ा सा खेलते हैं, बोरियत हो रही है बहुत ज़्यादा। क्लास के अंदर कोई खास पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहा, तो कम से कम क्लास में पार्टिसिपेट करने के लिए
वेरिएबल्स आर लाइक कंटेनर, ये कंटेनर बना दिए। और अच्छा, इस पर टाइप कोई ना करे प्लीज, मैं नाम नहीं देता लेकिन मुझे पता चल रहा होता है कौन कर रही है, तो प्लीज ठीक है, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ, दो, ये मैंने दो वेरिएबल्स बना दिए। मैं पहले कह चुका हूँ ना कि वेरिएबल्स आर लाइक कंटेनर, तो मैंने कंटेनर कह दिया इनको। और इसका भी यही हाल होगा, तो वाइट कर देते हैं बैकग्राउंड को। ये दो वेरिएबल हैं, इसके अंदर है 5, और इसके अंदर है 4। ठीक है, 5 और 4। अच्छा, इस वेरिएबल का भी कोई नाम है और इस वेरिएबल का भी कोई नाम है। इस वेरिएबल का कलर हम चेंज कर सकते हैं दोबारा से, ये कलर इसका है। अब करना ये है कि ये 5 इसमें आ जाए और ये 4 इसमें चला जाए। कैसे होगा, यानी मैं यहाँ पे वेरिएबल्स देता हूँ दोबारा से, कुछ ऐसा हो जाए, ये अपनी जगह बदल लें, या क्या हो जाए कि इसके अंदर वैल्यू आ जाए 4, ये हो गया मेरे पास 5। कौन बताएगा कि कैसे होगा? हाँ जी, ये बॉक्सेस छोड़ो यार, बस ये बताओ, ये जो वेरिएबल है ना, इसका नाम है येलो, इसका नाम है व्हाइट। वेरिएबल के नाम होते हैं, ठीक है, तो हर दोनों वेरिएबल्स के अलग अलग नेम है, ये येलो ये व्हाइट। इसके येलो ये व्हाइट, वही नीचे चल रही है जो साइकिल है वो इस तरह से नीचे चल रही है, ठीक है। अब मुझे 5 को 4 में लेके जाना है, यानी जो वैल्यू ए है, ए वाले वेरिएबल की वैल्यू बी में लेके जानी है। बेसिकली इनको स्वैप करना है। स्वैप का मतलब क्या होता है, ए की वैल्यू बी में और बी की वैल्यू ए में, तो किस तरह जाएगी। जरा देख लेते हैं चैट में किसके क्या क्या आ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक ए और एक बी। अब ए वेरिएबल जो है उसमें वैल्यू है 5 और बी में वैल्यू है 4। लेकिन नीचे मैंने क्या किया है, मैंने नीचे ये किया है कि ए के अंदर 4 है और बी के अंदर क्या है 5। ये मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे ऐसे करना है। किस तरह से होगा, जबकि वैल्यूज जो है वो मुझे तीसरा वेरिएबल नहीं बनाना, ठीक है। इन्हीं को मुझे थर्ड, इन दोनों को आपस में चेंज करना है। जी, कैसे कर दूं बताओ ना अमान, स्वैप कर दें विदाउट थर्ड वेरिएबल लिए हुए, ठीक है, और कोई नई वैल्यू इसमें इंसर्ट ना हो। यही दो वैल्यूज है, फर्ज करो बस मुझे मिल गई है, मुझे इनको आपस में चेंज करना है। हाउ इज इट पॉसिबल। अमान यही तो क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन ये है
कि आपने इससे पहले ये पढ़ा है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, जावास्क्रिप्ट में पढ़ाया था ना मैंने। इसका मतलब आपको ये पता है वेरिएबल्स आर लाइक कंटेनर जो कि कुछ वैल्यूज होल्ड करते हैं। तो ये दो वेरिएबल्स हैं, एक येलो और एक वाइट, ठीक है, ये इनके नेम्स हैं। येलो के अंदर 5 है, जबकि मैं ये चाहता हूँ कि इसका रिजल्ट क्या हो जाए, 4 हो जाए। और वाइट के अंदर 4 है, जबकि मैं ये चाहता हूँ कि वाइट के अंदर क्या आ जाए, 5 आ जाए। ये कैसे होगा, ये आपस में स्वैप कैसे करेंगे अपनी वैल्यूज को। जी, एनी गैस, कोई ट्राई तो कर सकता है, कोई 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 तो ट्राई करे, कोई माइक अपना ओपन तो करे कम से कम। बॉक्सेस को कैसे रिप्लेस करूं मैं, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी तो मैं यहाँ पे डायग्रामिकली बना रहा हूँ। मैं अभी इसको सी लैंग्वेज के अंदर कोड से भी करके पूछूंगा, तो अब उस वक्त तो बॉक्सेस नहीं होंगे ना। हम तो कहते हैं आर लाइक कंटेनर्स। ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली कंटेनर ही पड़े हुए होते हैं जिनको उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख दिया। नहीं, कंटेनर्स की तरह होते हैं, इनके अंदर वैल्यूज, जैसे कंटेनर्स के अंदर कोई प्रोडक्ट सेव करते हैं उस तरह से कंटेनर्स वैल्यूज, वेरिएबल के अंदर वैल्यूज सेव करते हैं। ठीक है, तो अब मुझे बताएं कि क्या होना चाहिए, क्या सीन है इसका, जल्दी से बता दें। जितनी देर होगी उतनी क्लास जो है वो डिस्टर्ब होगी, मतलब उतनी देर से क्लास खत्म होगी। यार बहुत ही कोई अजीब क्लास है यार आप लोगों की वाकई में। चलो कोड से कर लो, ये लो मैं दो वैल्यूज दे रहा हूँ। मैंने एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल की टाइप, यहाँ वेरिएबल किस तरह बनता है, मुझे इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाना है, यानी ऐसे वेरिएबल जिसमें नंबर्स आएंगे। तो मैंने लिखा इंट, ठीक है, ए, और मैं इसी वक्त इसको वैल्यू देना चाह रहा हूँ, नहीं अभी नहीं, बाद में, कॉमा बी। एनालाइज कर रहा हूँ मैं प्रोग्राम के अंदर कि इसमें दो वेरिएबल्स की जरूरत है, क्योंकि मुझे रिक्वायरमेंट दी गई थी कि दो ही वेरिएबल्स के थ्रू होगा ये काम। मैंने कहा ए इज इक्वल्स टू 4, बी इज इक्वल्स टू 5। रिक्वायरमेंट क्या थी, रिक्वायरमेंट थी ये, रिक्वायर्ड ए इज इक्वल्स टू क्या, 5, जबकि बी इज इक्वल्स टू 4। कैसे, जब ये रिजल्ट ड्राइव हो जाएगा ना मेरा, मैं यहाँ से ये कमेंट मिटा दूंगा और ये रिजल्ट खुद ही आप लोग सिर्फ प्रिंट करोगे ना ये दोनों चीज़ें, तो ये रिजल्ट चेंज हो जाएगा। अब सोचो किस तरह से पॉसिबल है, कैसे ऐसा कर सकता हूँ कि मैं दोनों वेरिएबल्स को आपस में इनकी वैल्यूज को एक्सचेंज कर दूँ, ये दोनों अपनी वैल्यूज आपस में एक्सचेंज कर लें, बट विदाउट द हेल्प ऑफ थर्ड वेरिएबल। ऐसा कैसे पॉसिबल है, कोई तो बोले, कुछ तो बोले यार कोई। किस तरह कर सकता है, मैं यही तो पूछ रहा हूँ। मैं ऐसे नहीं करना चाह रहा कि बस ये उठाया, ये कोड मुझे यहाँ से मिला, बस मैंने ये मिटाया और इसको मैंने 5 कर दिया। नहीं, मैं चाह रहा हूँ बकायदा यहाँ पे अगर कल को वैल्यूज चेंज भी हो रही हो, अभी मैं आपको करके भी दिखाऊंगा कि यहाँ पे वैल्यूज कल को चेंज भी हो गई। 5 की जगह 49 है, ठीक है, 49 है, और 4 की जगह यहाँ पे 26, तब क्या होगा, कल को वैल्यूज चेंज हो गई, फिर तो मैं प्रॉब्लम में आ जाऊंगा, बार बार तो नहीं कर सकता। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं, अब बनाते हैं अपनी लॉजिक को। तो ए के अंदर क्या है, 4 है, बी के अंदर क्या है, 5 है, ठीक है। मुझे क्या करना है जी, मुझे लेट से मैं एक कोई वेरिएबल ले लूँ, ठीक है, होगा क्या कि मैं इन तीनों वेरिएबल्स को, इवन मिसाल है, मैं दो वेरिएबल्स को, मैं सवाल छोड़े जा रहा हूँ, ये आपने घर से ट्राई करना है। मैं नेक्स्ट क्लास में इसका सोल्यूशन बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में सोल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। मैं अभी आप लोगों के जैसे, लेट से आप लोगों की तरह बिल्कुल नया माइंड है मेरा, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि जैसे मैं ऐसा बन जाऊंगा जैसे मेरा बिल्कुल नया माइंड है, तो किस तरह से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको, ठीक है, ताकि आप लोग घर पे इसको ट्राई करो, और मैं भी ये टास्क ऐड करूंगा क्लासरूम पे। सिंटेक्स मैं बता चुका हूँ इतना, और मैं आपको प्रिंटफ का भी सिंटेक्स बताऊंगा। आप लोगों ने या तो ये कोड के थ्रू करना है, या तो सिर्फ अपनी कॉपी पे मुझे लॉजिक बतानी है। देखो,
अगर मैं ए और बी को प्लस करूंगा ना, लेट से मैं क्या करता हूँ, ए इज इक्वल्स टू ए, लेट से ए प्लस बी। अभी ए के अंदर क्या वैल्यू हो गई जी, ए के अंदर वैल्यू क्या हो गई अब, भाई क्लास में बहुत सारे लोग हैं, आमिर, हुजैफा, निशा, अमान, उसाम और जैन। ये सिर्फ क्लास में अरीबा नहीं है, आई थिंक आप लोग भी क्लास में हो। और आप लोगों से भी मेरे ख्याल से मैं कह रहा हूँ कि कम से कम अगर माइक अपने ऑन नहीं कर सकते तो कमेंट के चैट बॉक्स के अंदर मुझे रिप्लाई तो करो मेरी बातों का। कुछ पूछ रहा हूँ आप लोगों से, ये सब लोग सो रहे हो तो फिर मैं ऐसा करता हूँ सब लोगों को आउट करके जो जो लोग रिप्लाई कर रहे हैं उन्हीं को पढ़ा लेता हूँ। अगर सब लोग सो रहे हैं तो क्या फ़ायदा सोते हुए लोगों को पढ़ाने का। अच्छा, 5 और 4 9, यानी ए के अंदर अब क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 5 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 9। तो अभी अगर मैं माइनस करूं लेट से बी में से ए को, तो क्या बचेगा, देखो मैं लेट से मैं कहता हूँ बी इज इक्वल्स टू क्या, बी माइनस या ए माइनस बी। अब बी में क्या बचा, 4 आ गया क्या, 4 आ गया, माइनस का 4 कैसे आएगा, ए में तो 9 है ना, तो 9 माइनस 5 तो 4 बचा प्लस का, 9 प्लस का है ना। मैं शुरू से आपसे कह रहा हूँ, क्या कह रही हैं, नहीं निशा आपको मेरा सवाल समझ में आया, क्योंकि आप लोग तो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं ना कोई भी। आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आया कि मेरा क्वेश्चन क्या था, आप लोग सिर्फ क्वेश्चन मार्क लिखे हो यहाँ पे शुरू से लेकर। ये ए प्लस बी क्या है, ए प्लस बी का क्या आंसर बनेगा, जी मुझे आपकी आवाज़ आ रही है, ए प्लस बी का क्या आंसर बनेगा। अब जब मैंने यहाँ पे ए लिखा हुआ है तो इसके पीछे कौन सी वैल्यू है, 9 है या ये वाला 4 है, 4 है। यहाँ पे तो ए को 9 बना चुका हूँ ना, ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या है, 9 हो गया। तो इस ए के अंदर अब क्या वैल्यू आ गई, क्या वैल्यू आ गई, 9। अब यहाँ पे ए नहीं है, ए 4 नहीं है, अब ए 9 हो चुका है, तो 9 माइनस बी की वैल्यू क्या थी, 5, 9 माइनस 5, तो अब बी के अंदर बचा क्या, न्यू जो बी था उसमें क्या बचा, 4। इसका मतलब बी को तो उसकी वैल्यू मिल गई। अब रहा कौन, ए रहा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब ए की 9 हो गई ना, तो ए की 9 थोड़ी करनी थी, रिक्वायर्ड के अंदर देखें, रिक्वायर्ड में ए की वैल्यू क्या है, मुझे ए की वैल्यू 5 चाहिए और बी की वैल्यू 4 चाहिए। ए की वैल्यू अभी 9 है और बी की वैल्यू 5 से हटकर 4 हो चुकी है, ऐसा ही है, ठीक है। तो बी की वैल्यू पहले भी 5 था, अब हाँ, चलो मैं एक ही मिनट बार बता रहा हूँ, ए पहले 4 था, अभी जब ए और बी आपस में ऐड हुए तो ए के अंदर जो नई वैल्यू ऐड हुई है, ठीक है। आप लोगों को यार इतना तो मेरे ख्याल से आई थिंक मैंने कहीं ना कहीं आप लोगों को बताया होगा कि अगर मैं बात करूँ ए इज इक्वल्स टू 1 और मैं ए इज इक्वल्स टू 2, तो अब ए की नई वैल्यू कौन सी है, 1 है या 2 है, सबसे जो रिसेंट वैल्यू होगी 2, बिल्कुल, यानी इसे कहते हैं ओवर राइटिंग करना, ठीक है। किसी भी वैल्यू को यानी किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को ओवर राइट करना, सही है। बस इसी कॉन्सेप्ट को अगर लेके चले ना तो मैं यही कर रहा हूँ। ए की वैल्यू अभी 4 थी, जब मैंने ए और बी दोनों को ऐड किया ना और उसका रिजल्ट ए के अंदर ही रख दिया तो क्या हुआ, ये वैल्यू क्या हो गई, ये वैल्यू हो गई 9। अब ए के अंदर 9 है, मैंने ए को बी से माइनस कर दिया, यानी 9 माइनस 5, ठीक है। बी की वैल्यू अभी क्योंकि चेंज ही नहीं हुई थी और मैंने इसको रख दिया किसमें, बी में ही रख दिया, तो क्या हुआ, ए के अंदर तो आ गया 4। अब मुझे क्या करना है, बी में आ गया 4, अब मुझे क्या करना है, ए के अंदर 5 लेके आना है। तो ए में 5 कैसे आएगा, ए
इज इक्वल्स टू, अब ए में 5 लाना है, बी में क्या है, बी में आ गया 4 और ए में 5 लाना है, तो मैं क्या करूंगा, ए माइनस बी, ठीक है। और अब मैं सिंपली क्या करता हूँ, रिजल्ट प्रिंट कर लेता हूँ। ये प्रिंटफ का सेंटेंस है, ये प्रिंटफ का स्टेटमेंट है। मुझे कोई भी वेरिएबल जब प्रिंट करना होता है तो मैं क्या करता हूँ, परसेंटेज के साथ मैं भी लिखता हूँ एक चीज यहाँ पे, मैं लिख रहा हूँ ये परसेंटेज डी। ये परसेंटेज डी क्या है, ये परसेंटेज डी क्या है, ये प्रिंट फॉर्मेट है, ठीक है। आप जब भी कुछ प्रिंट कर रहे थे ना, तो वो ये वो उसका परसेंटेज बेसिकली है, उसका प्रिंट का फॉर्मेट जो होता है, ये वो प्रिंट ऐप है, ठीक है। और ये परसेंटेज डी क्या है, ये परसेंटेज डी होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर, यानी आप यहाँ फॉर्मेट बता रहे हो कि आप किस टाइप का डाटा लिख रहे हो, ठीक है। आपकी जो टाइप है वो किस टाइप है, ठीक है, किस टाइप का डाटा है आपका। मैं कहता हूँ ए इज इक्वल टू, यहाँ पे ए की वैल्यू आ जाएगी, कॉमा जी। हम्म, जी, सही है। तो 9 में से 4 आ गया ना, क्योंकि अब बी में 4 आ चुका था यहाँ पे इस स्टेप के ऊपर, तो 9 में से 4 गया, तो क्या हुआ, ए के अंदर क्या बचा, 5। हाँ, हाँ, तो बस अब प्रिंट करने जा रहे हैं ना, अब तो प्रिंट कर रहे हैं ना। और ये बैक स्लैश एन, जो कि आपको पता है कि नेक्स्ट टाइम के लिए हम यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। ये परसेंटेज डी, जब भी मुझे वेरिएबल यूज करना है, अगर स्ट्रिंग की लाइन में, हम लोग इससे पहले क्या करते थे, डायरेक्टली वेरिएबल यूज कर लेते थे। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स की जगह हम ये यूज करेंगे और फिर कॉमा डाल के हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए लिखेंगे। इसे कहते हैं कॉन्केटिनेशन, क्या कहते हैं, हम सी लैंग्वेज में, जी, थोड़ा तेज बोले, मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी बिल्कुल भी, बहुत हल्की आवाज आ रही है। जी, सेमीकोलन आएगा यहाँ पे, अच्छा जी, ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, सिर्फ प्रिंट करके देखता हूँ और ये सब कमेंट हो जाता है 1 मिनट के लिए, वरना ये रिसेंट वैल्यूज हो जाएंगी फिर प्रोग्राम की। अब ए की वैल्यू प्रिंट करता हूँ, क्या ए की वैल्यू 5 हुई, F11, प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। 2 ए की वैल्यू 5 हो गई। सब लोग देखें ए की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे तो मैंने 4 दी स्टार्टिंग में, अब क्या हो गई, 5 हो गई। चलो बी की वैल्यू भी करके देख लेते हैं भाई, 1 मिनट। ये मत सोचें कि मैंने तो ये काम करा दिया, जबकि मैं ये कह रहा था कि मैं ये काम आप लोगों को टास्क में दूंगा। मैं ये काम अभी भी आप लोगों को टास्क में ही दूंगा, कुछ परेशान ना हो उसके लिए, बट उसमें कंडीशन जो है वो थोड़ी सी आसान हो जाएगी। उस टाइम पे मैं 3 वेरिएबल्स के साथ ही आपको काम करने के लिए दूंगा। F11 करते हैं, अब दोनों वेरिएबल्स प्रिंट होंगे, ठीक है। देखो ए की वैल्यू क्या हो गई है, देखो ए की वैल्यू इनिशियली क्या थी, 4 थी, अभी क्या हो गई है, 5। बी की वैल्यू इनिशियली क्या थी, 5 थी, अब क्या हो गई है, 4। तो मैं इस तरह से वैल्यूज को आपस में स्वैप कर सकता हूँ। ये हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स थे, जो कि एडिशन सब्ट्रैक्शन थे, सही है। जी, थोड़ा सा तेज बोले, जी। कॉलन एन कहाँ लिखा हुआ है, थोड़ा सा तेज बोले, थोड़ा सा तेज है। परसेंटेज डी, ये जो बैक स्लैश एन है ना, हम ये जावास्क्रिप्ट में भी यूज कर चुके हैं। ये क्या, ये यूज करता है, हम ये यूज कर रहे होते हैं नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए, यानी अब क्या होगा, जो इसके बाद से स्टेटमेंट प्रिंट होगी वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगी, तो ये मतलब होता है। परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, अभी तो बताया। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या करता है, जब भी आपको कॉन्केटिनेट करना होता है, कॉन्केटिनेशन के अंदर क्या होता है, हम अपने नॉर्मल स्ट्रिंग का जो सेंटेंस होता है, कोई स्टेटमेंट होती है,
उसके दरमियान अपने वेरिएबल को लाके लिखना चाह रहे होते हैं। जब हम ऐसा कुछ करना चाह रहे होते हैं तो क्या होता है, हमें कॉन्केटिनेशन करनी पड़ती है, और कॉन्केटिनेशन सी लैंग्वेज में इस तरह से होती है कि आप जहाँ भी आपको वेरिएबल अपना रिप्रेजेंट करना है वहाँ %d लिखोगे, लेकिन इंटीजर टाइप में। अब हम जब स्ट्रिंग यूज कर रहे होंगे या कोई और टाइप यूज कर रहे होंगे तो उस वक्त बताऊंगा किस तरह से वहाँ पे काम होता है। बट अभी इंटीजर्स के अंदर हम क्या करते हैं, जब हमें अपने वेरिएबल को रिप्रेजेंट करना है तो उसकी जगह %d लिखूंगा, और जब ये स्टेटमेंट सेमीकोलन ये वाली खत्म हो जाएगी, मेरी डबल कोट्स वाली, इसके बाद कॉमा लगा के और फिर अपने वेरिएबल्स जितने भी यूज किए हैं अलग अलग जगहों पे, जहाँ जहाँ अलग अलग %d लगाए, वहां पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये वेरिएबल के नाम मेंशन कर सकता हूँ। ठीक है, अभी तक की बात में कोई प्रॉब्लम तो बताएं। ये जो कोड किया था इस लॉजिक के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। अच्छा, मैंने F11 प्रेस किया था जिससे डायरेक्टली क्या हुआ, कंपाइल और एग्जीक्यूट दोनों चीजें एक साथ हो गई। F11 प्रेस किया था मैंने। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट क्लास में कोई कुछ ऐसा करूं कि मेरे जो की स्ट्रोक्स है ना वो रिकॉर्ड हो और वो आप लोग वो देख सको। यानी जब मैं की प्रेस करूं तो आप लोग मेरी जो जो भी मैं कीज प्रेस कर रहा हूँ वो देख सको, क्योंकि अब कीज आप लोगों को प्रॉब्लम में आ रही होंगी। जैसे मैंने भी F11 प्रेस किया था डायरेक्टली, तो क्या हुआ था, कंपाइल और एग्जीक्यूट एक साथ हो गया था, तो अब ज़ाहिर कंफ्यूजन होती है जहन में। यहाँ तक कि लॉजिक के अंदर यहाँ तक के काम में कोई प्रॉब्लम तो बताएं। देखो अभी हम छोटी छोटी लॉजिक्स बनाएंगे, ठीक है, इन सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए हम जो भी ऑपरेटर्स तो पढ़ेंगे आगे, लेकिन हम क्या करेंगे साथ साथ लॉजिक्स भी बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि बस सिर्फ काम करते चले जाना है और बस कुछ समझ में ना आए। सीखना मकसद है, नंबर्स लाना रट्टा लगाना मकसद नहीं है, वरना आप लोग प्रोग्रामिंग ना पढ़ने आते। ठीक है, सीखना मकसद है, सीखो, अपनी लॉजिक्स को स्ट्रॉन्ग करो। सिर्फ कोड देखकर याद कर लेना या बुक से बस याद कर लेना बड़ी बात नहीं है। बेशक आपके पेपर में अगर 70-80 मार्क्स भी आते हैं ना, अगर आपके 60 में मार्क्स भी आते हैं, कोई मुझे मसला नहीं है, आप पास हो जाओ, लेकिन आप लोगों की लॉजिक अच्छी होनी चाहिए। पास हो जाओ मेरे लिए बहुत है, लेकिन लॉजिक अच्छी होनी चाहिए। मुझे इससे कोई गलत नहीं है, आप लोग 90% नहीं ला रहे, नहीं लाओ, कोई मसला नहीं है, बस लॉजिक अच्छी बनानी है अपनी। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि 90 ला जान पूछ के 90 नहीं लाएंगे। हाँ जी, ये हाँ, आज के दिन का जो टॉपिक है फिलहाल, आज के दिन हम लोग बस इस पे एंड कर रहे हैं हम फिलहाल। और बाकी है कि हम नेक्स्ट क्लास में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स थोड़े से और देख लेंगे, मॉड्यूलस वगैरह का साइन क्या कर रहा होता है, और मजीद ये चीज़ें जो है आगे देख लेंगे, समझने वाली बात नहीं है। और एक और छोटा सा काम भी कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। जी, सेमेस्टर एंड हो जाएगा बिल्कुल। हाँ जी जी, सेमेस्टर एंड हो जाएगा भाई, यकीन नहीं आ रहा आपको। हमने दिसंबर से स्टार्ट किया था ना, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, फिफ्थ मंथ चल रहा है ये। जून तक इंशाल्लाह एंड हो जाएगा, तो आपके 6 महीने कंप्लीट हो जाएंगे। 3 दिसंबर से आई थिंक स्टार्ट किया था। अभी बस ये एग्जाम गुजर जाए, ठीक है। मैंने ये प्रोजेक्ट की रिक्वेस्ट अभी इसलिए रोक दी थी क्योंकि एग्जाम्स आने वाले थे। एग्जाम गुजर जाए और बस ये 1-2 दिन गुजर जाए, इसमें थोड़ी सी मसरूफियत बहुत ज़्यादा हो गई है। 1-2 दिन गुजर जाए अभी जो आने वाले हैं, और फिर इंशाल्लाह मैं आप लोगों की जो प्रोजेक्ट की रिक्वेस्ट है वो सेंड करवा दूंगा। मुझे लग भी रहा है कि मे भी ऐसा हो जाए कि क्या पता अगर नेक्स्ट मंथ सेंटर ही खुल जाए, तो अभी तो वैसे भी 22 डेज लगते ही हैं, तो 22 डेज के बाद फिर प्रोजेक्ट आएगा। मे भी क्या पता कि कहीं सेंटर खुल जाए, तो अच्छी बात है, आप लोग सेंटर में आके काम तो कर सकते हो। सही है, फिलहाल के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मजीद चीज़ें डिस्कस करेंगे।